पेज नंबर 2.1 1.2.1, ठीक है ना, यूनिट 2 चैप्टर 1, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिजनेस प्रोसेस। बिजनेस प्रोसेस को डायग्रामेटिकली कैसे दिखाना है जी। किसी भी बिजनेस प्रोसेस को अगर मुझे डायग्रामेटिकली दिखाना है, बना के दिखाना है कि हमारी बिजनेस प्रोसेस ऐसे काम करती है, तो इसके 5 तरीके होते हैं जी। डायग्राम में कन्वर्ट करके दिखाने के 5 तरीके होते हैं जी, ठीक है। इसको हम बिजनेस प्रोसेस मैपिंग टेक्निक बोलते हैं जी। बिजनेस प्रोसेस मैपिंग टेक्निक्स। आपकी जो बिजनेस प्रोसेस है उसको मैप करना मतलब उसे डिजाइन करना, आपको उसे क्या करना है, डिजाइन करना है। इसकी 5 टेक्निक होती है। सबसे पहली जो और सबसे ज्यादा जो टेक्निक यूज होती है ना, वो है फ्लो चार्ट। उस टेक्निक का नाम क्या है, फ्लो चार्ट। दूसरे नंबर पर डेटा फ्लो डायग्राम, डेटा फ्लो डायग्राम। तीसरे नंबर पर डिसीजन टेबल। चौथे नंबर पर डिसीजन ट्री। और 5वें नंबर पर एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। फ्लो चार्ट, डेटा फ्लो डायग्राम, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में डीएफडी भी बोलते हैं। डिसीजन टेबल, डिसीजन ट्री, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम को हम ईआर डायग्राम भी बोलते हैं। बस ये इतना ही काम आएगा आपके। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछेंगे कि इनमें से कौन सी टेक्निक जो है वो बिजनेस प्रोसेस मैपिंग टेक्निक नहीं होती। तो इन 5 में से 3 का नाम मिलेगा, एक चौथे का नाम नहीं मिलेगा, ठीक है। आपके सिलेबस में ये नहीं है, ये नहीं है और ये नहीं है, सिर्फ नाम है, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए। बचे 2। उन 2 बचे हुए भी आप ये मानो कि ये तो है ही नहीं, सिलेबस में है, 1-2 एग्जाम्पल भी है, करेंगे हम, बट मेन जो है ये है। किसी टाइम में जब EIS का नाम IT होता था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता था, तो भाई साहब फ्लो चार्ट का एक पूरा चैप्टर होता था। फ्लो चार्ट का एक पूरा चैप्टर हुआ करता था कभी। और फ्लो चार्ट में से एग्जाम में एक क्वेश्चन 10 नंबर का आता ही आता था। फिर 10 से वो 7 हुआ, 7 से वो 6 हुआ। उसके बाद जब आपका ये सब्जेक्ट चेंज होगा ना, EIS हो गया नाम इसका, तो EIS के स्टडी मैट में, जो इंस्टीट्यूट स्टडी मैट इशू कर रखा है ना, उसमें सिर्फ 2 या 3 एग्जाम्पल दे रखे थे फ्लो चार्ट के। जबकि पूरा अच्छा खासा टॉपिक है, पूरा चैप्टर जो है ना, उसको सिर्फ आपके स्टडी मैट के एक टॉपिक में डाल दिया, नाम डाल दिया फ्लो चार्ट, और कह दिया कि ये फ्लो चार्ट बना के दिखाओ। बट पूछते थे एग्जाम में वही जो पहले चैप्टर में आया करते थे, हाई फाई। पिछले 2-3 अटेम्प्ट से फ्लो चार्ट पूछ नहीं रहे हैं, बट आपके स्टडी मैट में आज भी है। वो 2-3 क्वेश्चन ही है, और ये कभी भी आ सकता है जी। और आ गया तो मतलब ये फ्री के नंबर होंगे, हालांकि लगेगा तुम्हें थोड़ा टेक्निकल, बट ये नंबर फ्री के होंगे जी। और बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। चलो जी, फ्लो चार्ट की हम बात करते हैं। सबसे पहले फ्लो चार्ट होता क्या है, फ्लो चार्ट क्या होता है। इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लो ऑफ डेटा in a system or business process। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है। एक सिस्टम के अंदर डाटा कैसे मूव होता है, या एक बिजनेस प्रोसेस में डाटा कैसे मूव होता है, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लो चार्ट। इसमें है ना बहुत सारे बॉक्सेस यूज होते हैं, बट आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ जो बॉक्सेस है वो ये है। पहले आएगा ये बॉक्स। ये बॉक्स यूज होता है किसी भी प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए और किसी भी प्रोसेस को खत्म करने के लिए।
मतलब किसी ने आपसे ये पूछ लिया ना कि आप अपनी बिजनेस की प्रोसेस बताओ यार, कि आप प्रोडक्ट पे डिस्काउंट कैसे देते हो, तो ये दो दो डब्बे तो बनेंगे बनेंगे, एक तो स्टार्टिंग में और एक एंड पे, स्टार्ट एंड स्टॉप। उसके बाद हम क्या करते हैं बच्चों, इनपुट लेते हैं। किसी भी सिस्टम में क्या होता है, इनपुट। तो ये थोड़ा सा टेढ़ा बॉक्स बनेगा, डायगोनल बॉक्स बनेगा, ये होता है इनपुट के लिए। जहां पर भी ये डब्बा यूज होगा इसका मतलब यहां पर डाटा क्या हो रहा है, इनपुट हो रहा है जी। इनपुट के बाद क्या होता है बच्चों, प्रोसेसिंग में दो तरह की प्रोसेसिंग होती है। काजू कतली, कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा। ये जो डायमंड बॉक्स है ना, इसको हम बोलते हैं लॉजिकल प्रोसेसिंग, लॉजिकल प्रोसेसिंग बॉक्स। आपने 5वीं क्लास में कंप्यूटर के बारे में पढ़ा होगा कि हमारे कंप्यूटर में एक माइक्रोचिप होती है जिसको हम सीपीयू बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके अंदर फर्दर 3 यूनिट होती है, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक यूनिट और लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक यूनिट में क्या काम होता है, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। और लॉजिकल यूनिट में क्या पूछते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या ये वैल्यू इसके बराबर है, क्या ये वैल्यू से ग्रेटर है, क्या ये वैल्यू से लेस देन है। पता है क्या, ये लॉजिकल प्रोसेसिंग है जी। इसमें हमेशा क्या किया जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रोसेसिंग के दौरान जब भी हम क्वेश्चन पूछेंगे तो इस बॉक्स में वो क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इस बॉक्स की खास बात है, इससे हमेशा 2 एरो निकलेंगे, एक यस की साइड और एक नो की साइड। वो आपकी मर्जी है कि लेफ्ट में लिखना है, राइट में लिखना है, आप चाहो तो डाउन में एरो में लगा के लिख सकते हो, बट 2 एरो जरूर निकलेंगे। क्वेश्चन पूछोगे तो जवाब आएगा यस या नो, ऐसा है या नहीं है। हमारी तरह नहीं, पतों को नहीं, 3 एरो नहीं निकलेंगे। हाँ, 3 एरो नहीं निकलेंगे, 2 ही निकलेंगे, या तो यस या नो। फॉर एग्जाम्पल, हमारी कंपनी जो है वो कस्टमर को डिस्काउंट देती है अगर वो कैश पेमेंट करती है तो यहां पर क्वेश्चन आएगा, क्या कस्टमर कैश पेमेंट दे रहा है, जवाब 2 ही आएंगे, यस नो। ऐसा जवाब में वो तो गौरव बंसल है, वो देगा ही नहीं, ठीक है, तो जवाब 2 ही आएंगे, हाँ वो कैश पेमेंट दे रहा है या नहीं दे रहा। उसके हिसाब से फर्दर एक्शन डिसाइड करेंगे। सिंपल बॉक्स, सिंपल बॉक्स बिल्कुल स्ट्रेट बॉक्स, ठीक है। इसमें बेसिकली नॉर्मल कैलकुलेशन होती है जी, ठीक है। सिंपल प्रोसेसिंग, सिंपल प्रोसेसिंग बॉक्स है। प्रोसेसिंग के बाद क्या आता है बच्चों, आउटपुट। और आउटपुट के लिए एक बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन, और फिर यहां से कर्व करके उसको मिलाना है, इसे हम बोलते हैं आउटपुट, आउटपुट बॉक्स। लो जी, बस इतने ही बॉक्स हैं। एक स्टार्ट स्टॉप के लिए बॉक्स यूज हो गया, एक इनपुट के लिए थोड़ा टेढ़ा वाला बॉक्स है, उसके बाद लॉजिकल प्रोसेसिंग के लिए डायमंड बॉक्स है जिसके अंदर 2 एरो निकलेंगे, उसके बाद सिंपल प्रोसेसिंग के लिए सिंपल बॉक्स यूज होगा, और आउटपुट के लिए कर्व वाला बॉक्स यूज होगा, ठीक है। ये डब्बे यूज होंगे 5 तरह के, और क्वेश्चन बड़े अच्छे अच्छे आएंगे इसमें। हो गया नोट ये, चलो अगले पेज पे। अगले पेज पे आ जाओ। पेज नंबर इसमें तो अभी दे नहीं रखा, मैं एग्जांपल ही दूंगा पहले। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने कि आप जो है ना एक कस्टम ऑफिसर हो, आप एक कस्टम ऑफिसर हो। इंडिया में जो भी गुड्स इंपोर्ट होती है, अलग अलग तरह की गुड्स के ऊपर अलग अलग तरह की कस्टम ड्यूटी लगती है जी। अलग अलग तरह की गुड्स के ऊपर अलग अलग तरह की कस्टम ड्यूटी लगती है, ठीक है। जो भी कस्टमर आपके पास आता है, जो भी इंपोर्टर आपके पास आता है, आपको आके कहता है भाई साहब मैंने ये गुड्स इंपोर्ट की है, और आपको उसे एक बिल निकाल के देना पड़ता है जी। आपको उसे बिल बना के देना पड़ता है कि आपकी इंपोर्ट ड्यूटी इतनी बनती है, इतनी पे करो और अपनी गुड्स ले जाओ। यानी कि द फॉलोइंग रेट्स आर अप्लाइड on different kinds of goods imported in India। यहां पर मैं लिखता हूं गुड्स कौन सी ला रहे हो, और यहां पर मैं लिखता हूं रेट ऑफ ड्यूटी।
अगर आप खाने पीने की चीजें इंडिया में इंपोर्ट कर रहे हो तो रेट ऑफ ड्यूटी लगेगी भाई 10%। आप ये मत देखना कि सर गूगल खोल के बैठ जाओ, देखते चेक करते कितनी ड्यूटी है, जो क्वेश्चन में दी हुई है अपने को वही उठानी है, ठीक है। फूड की आइटम अगर आप लेके आते हो तो 10% की ड्यूटी लगेगी। अगर आप कपड़े लेके आते हो तो 15% की ड्यूटी लगेगी। अगर आप मशीन लेके आते हो तो 20%, और इसके अलावा अगर आप कोई भी आइटम लेके आए तो 25% की कस्टम ड्यूटी लगेगी जी। ड्रॉ अ फ्लो चार्ट, आपको एक फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है। ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू कंप्यूट द अमाउंट ऑफ कस्टम ड्यूटी। बस ये क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है 6 नंबर का। इस तरह के आपको क्वेश्चन दे रखे होंगे और आपको फ्लो चार्ट डिजाइन करना है। क्वेश्चन नोट कर लो पहले। हो गया नोट? अगले पेज पे आना, अब नए पेज पे, मतलब फ्लो चार्ट बनेगा तो लगभग आधे से ज्यादा पेज ये ले लेगा। पहले मैं बनाऊंगा, समझ लेना अच्छे से, फिर आपको बनाना है। साथ में मत बनाना, समझना है पहले। सबसे पहले हम क्या करेंगे? स्टार्ट। स्टार्ट स्टार्ट के बाद ये एरो यूज होगा। इसका मतलब क्या है? स्टार्ट के बाद हमें आगे जाना है, ठीक है। स्टार्ट के बाद क्या आएगा? इनपुट आएगा जी। अब सपोज करो आप एक कस्टम ऑफिसर हो, आपके पास कोई इंपोर्टर आया है और आपको आके बोलता है कि सर मैंने ये गुड्स ली है, बताओ मुझे कितनी ड्यूटी देनी है। जो बताओ क्या क्या क्वेश्चन पूछोगे आप उससे? पहले क्या पूछोगे? गुड्स कौन सी लाया है, ठीक बात है। तो इनपुट किसका करना है? जी। जी स्टैंड्स फॉर गुड्स। देखो ये बॉक्सेस जो है ना, हम उसमें पूरे पूरे वर्ड तो लिख नहीं सकते, ठीक है ना। तो हम क्या यूज करेंगे? एब्रीविएशन। आपकी मर्जी है, आप गुड्स की जगह आई भी यूज कर सकते हो, आई फॉर स्टैंड आइटम्स, ठीक है, जो भी आपको ठीक लगे। सी फॉर कैटेगरी, जो भी ठीक लगे आपको। बट जो भी वर्ड आप यूज करोगे वो आपको अपने वर्किंग नोट में लिखना पड़ेगा। ये वर्किंग नोट या तो अगले पेज पे बना लेना, या डायग्राम से थोड़ा साइड में जो जगह खाली हो वहां पर भी आप लिख सकते हो। वर्किंग नोट अगर आपने ये नहीं बनाया, एब्रीविएशन नहीं बताए, तो आपके नंबर कटेंगे जी। अगर 6 नंबर का फ्लो चार्ट आता है तो 2 नंबर गए आपके। जी स्टैंड्स फॉर गुड्स। और क्या पूछोगे बताओ? आपने ये पूछा बताओ भैया कौन सी गुड्स लेके आए हो। क्वांटिटी मतलब अमाउंट, सीधी बात अमाउंट की करे है, तो ए फॉर अमाउंट। और रेट भी पूछ ले, कहां से लाए हो ये भी पूछ ले। क्वेश्चन देखो आप, कहीं से भी लाए हो यार, इंडिया में इंपोर्ट हुई है तो ड्यूटी लगेगी भाई। हमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना। क्या फर्क पड़ता है बताओ? क्वेश्चन में कहां दिखाया हुआ फर्क पड़ा है? क्वेश्चन में क्या फर्क पड़ रहा है? पाकिस्तान से लाओ, चाइना से लाओ, बताओ क्वेश्चन में कहां लिखा हुआ कि पाकिस्तान वाले पे ड्यूटी नहीं लेनी या चाइना वाले पे नहीं लेनी? बोलो, कहीं लिखा हुआ है? और गुड्स कहीं से भी आए भाई, ड्यूटी सेम होती है, ये भी बता देता हूं आपको। हाँ, वो स्पेशल ट्रीटीज की बात करते हैं कि कुछ के साथ एग्रीमेंट हमारे कि आप अगर लेके आओगे तो हम रेशनल रेट पे आपको देंगे। वो सबके साथ नहीं होता, बहुत नॉर्मल रेट होते हैं ये। चलो जी, ए फॉर अमाउंट। अच्छा, रेट भी पूछ लो उससे, क्यों नहीं? रेट तो सर कंप्यूटर में फीड होंगे। यानी कि मेरे सामने जो कस्टम ऑफिसर होगा ना, वो कंप्यूटर लेके बैठा है, और कस्टम ऑफिसर मुझसे सिर्फ 2 चीजें पूछेगा। क्या? गुड्स कौन सी लाया? मैंने बताया सर मैं क्लोथ्स लाया हूं। कितने रुपए की लाया? क्या सर 5 लाख की। जैसे एंटर मारेगा ना, एक पर्ची बाहर आ जाएगी, उस पर क्या लिखा होगे? कस्टम ड्यूटी। कमाल है यार, कस्टम ड्यूटी का रेट तो उसने लिखा ही नहीं। ये चीज सिस्टम में फीड है। यानी कि अब आगे जानते हो सिस्टम ने क्या किया होगा? सिस्टम ने क्वेश्चन पूछा होगा। सिस्टम ने क्वेश्चन पूछा होगा, इज गुड्स इज इक्वल टू फूड। एफ स्टैंड्स फॉर फूड। 2 बातें होंगी, हां या ना। अगर ये फूड नहीं है तो फिर अगला क्वेश्चन पूछा होगा,
इज गुड्स इज इक्वल टू, अब देखो जी लिख दूं, जी आर लिखना पड़ेगा क्योंकि जी स्टैंड्स फॉर, हाँ बस इस तरह की बातें आपको ध्यान रखनी है जी, जी आर गारमेंट। ठीक है, दो बातें होंगी, यस और नो। उसके बाद फिर क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन बताओ, एम, एम स्टैंड्स फॉर, दो बातें होंगी, यस और, अच्छा नो पे अगले फिर क्वेश्चन पूछूं अदर, ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर गुड्स फूड नहीं है, गारमेंट नहीं है, मशीन नहीं है तो अदर ही होगी। ये तो है नहीं कस्टम ऑफिसर के पास एक कस्टमर आया, हाँ भाई क्या लाया, फूड लाया, गारमेंट लाया ना, मशीन लाया है नहीं, अदर लाया है नहीं, तो फिर किस गया सर, बस वैसे ही आ गया घूमते फिरते, ऐसा कुछ नहीं होगा ना। हाँ तो मान लीजिए अगर वो फूड लाया है, यस हो जाता है इस पे, तो सिंपल बॉक्स बनेगा यहां पर, बताओ जी सिंपल बॉक्स में क्या लिखूं, कस्टम ड्यूटी, CD स्टैंड्स फॉर कस्टम ड्यूटी, बताओ कितनी, ध्यान रखना ये जो सिंपल प्रोसेसिंग बॉक्स है इसमें 4 सिंबल ही यूज होंगे, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, परसेंटेज वगैरह सिंबल आपको यूज नहीं करना इसमें। तो बताओ क्या लिखो, कस्टम ड्यूटी कैसे निकालोगे, ए इंटू में 0.10 या 0.1, पॉइंट समझ में आया, या ए इंटू में 10/100, आपकी मर्जी है। अच्छा अगर ये गारमेंट हो तो CD इज इक्वल टू ए इंटू में, और अगर ये मशीन हो तो ए इंटू में 0.2 या 20, और अगर अदर है तो ए इंटू में 0.25। यहां तक समझो पहले, क्या समझ में नहीं आया, सिस्टम यही करेगा ना अंदर, सिस्टम क्या करेगा, जो आपने इनपुट किया है उसको मैच करके देखेगा, क्या ये फूड है, नहीं, क्या ये गारमेंट है, नहीं, क्या ये मशीनरी है, नहीं, इसका मतलब अदर है। जो अमाउंट आपने इनपुट किया उसके ऊपर 25% का रेट अप्लाई करेगा और आपके सामने क्या आ जाएगा, प्रिंट आ जाएगा। प्रिंट का मतलब आउटपुट, प्रिंट का मतलब ये नहीं कि प्रिंटर से कुछ निकलेगा, स्क्रीन पे जो चीज आती है उसको भी क्या कहते हैं, प्रिंट, तो स्क्रीन पे प्रिंट हो गया आपके, ठीक बात है ना, तो इसको आउटपुट बोलते हैं हम। एक बॉक्स ऐसे बनेगा, अच्छा बताओ क्या आउटपुट आएगा, क्या पूछा है क्वेश्चन में, सिर्फ ड्यूटी पूछी है, तो हमारा सॉफ्टवेयर क्या शो करेगा, सिर्फ ड्यूटी शो करेगा, प्रिंट कस्टम ड्यूटी, जो भी कस्टम ड्यूटी आई है उसे प्रिंट कर दो। यहां तक समझ में आया। उसके बाद में इन बॉक्सेस, ये जो सिंपल बॉक्स होते हैं ना, इनका ध्यान रखना, ये कभी भी अनाथ नहीं होते, ये कभी भी अनाथ नहीं होते। इसका मतलब क्या है, ये कहीं ना कहीं मिलेंगे जरूर। अब देखो पहले वाला आइटम, यहां देखो मैंने गुड्स और अमाउंट इनपुट की और मान लीजिए मैंने फूड इनपुट कर दिया, तो पहला क्वेश्चन क्या आएगा, क्या गुड्स फूड है, हाँ, तो कस्टम ड्यूटी इज इक्वल टू अमाउंट इनटू 0.10। उसके बाद आउटपुट, आउटपुट तो कहां जा रहा है बताओ, एरो लगाओगे, यहां से एरो निकालो और किससे मिलवा दो, यहां, नहीं, प्रिंट, ये एरो यहां भी मिलेगा, ये एरो यहां भी मिलेगा। हमें हर कस्टम ड्यूटी के बाद कहां जाना है, प्रिंट पे जाना। आप चाहो तो सबके आगे प्रिंट लिख सकते हो, प्रिंट, बस वही बात है, कॉमन बॉक्स है तो यार एक बनाओ और उसके बाद उन सबको यहां पर मिला दो, ठीक है। यहां पर इसको समझते हैं एक बार, साइड में मैं डाल के समझाता हूं। मेरे पास एक बंदा आया, इंपोर्टर आया, और उसने कहा सर मैंने शर्ट्स इंपोर्ट की है 5 लाख रुपए की। लो जी, तो क्या इनपुट करेगा, गुड्स कौन सी, गारमेंट, अमाउंट 5 लाख। जैसे सिस्टम में फीड करूंगा, सिस्टम क्या करेगा, क्या गुड्स फूड है, नहीं, क्या गुड्स गारमेंट है, यस, तो कस्टम ड्यूटी इज इक्वल टू अमाउंट कितनी है 5 लाख इनटू में 0.15, कितना बना 75। उसके बाद कहां जाएगा, प्रिंट, आपके स्क्रीन पे आ जाएगा कस्टम ड्यूटी 75।
और हम कह देंगे इंपोर्टर को 75,000 रुपीज पे कर दो। ठीक है, कुछ समझ में आया? अगर एक कस्टमर जो है वो मशीन लेके आया है, कॉफी मशीन लेके आया सर 2 लाख रुपए की, तो इंपोर्टर से पूछा क्या लाए हो, कहते सर कॉफी मशीन लाया हूं 2 लाख रुपए की है। सिस्टम में क्या फीड करेंगे, मशीन, ठीक है, और अमाउंट 2 लाख। जैसे ही फीड करूंगा प्रोसेसिंग होएगी। प्रोसेसिंग होएगी मतलब कंप्यूटर के अंदर क्या चल रहे हैं, कुछ सवाल जवाब चल रहे हैं सर। कंप्यूटर पूछता है कि जो आपने इनपुट किया है क्या वो फूड है, नहीं, क्या वो गारमेंट है, नहीं, क्या वो मशीन है, हाँ। तो कस्टम ड्यूटी इज इक्वल टू अमाउंट कितनी डाली है 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.20 मतलब 40,000 रुपए स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएंगे उसी टाइम। समझ में आ रहा है कुछ? थोड़ा थोड़ा। उसके बाद क्या होगा, काम खत्म, स्टॉप। बट नहीं, क्या उस कस्टम ऑफिसर के पास पूरे दिन में ये एक बंदा आता होगा? नहीं, बहुत बंदे आते होंगे। तो यहां पर एक बुक्स और बनता है जी। यानी कि जैसे ही मेरे पास, मैं सपोज करो पहला बंदा आया, भाई क्या लाया है सर, गारमेंट लाए हो 1 लाख रुपए के, गारमेंट 1 लाख, एंटर मारा, स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा, 1 लाख का 10% कितना हुआ, सॉरी 15% है, 15,000 रुपए प्रिंट होगा। और उसके बाद है ना स्टॉप, सॉफ्टवेयर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इतना दूसरा इंपोर्टर आया तो डबल क्लिक करके पहले सॉफ्टवेयर क्या करना पड़ेगा, ऑन करेंगे, और फिर पूछेगा अभी तू क्या लाया, वो कहता सर मैं मशीन लाया हूं 1 लाख की। तो मशीन के ऊपर कितनी ड्यूटी लगी, 20%, 20,000 रुपीज कस्टम ड्यूटी, और उसके बाद स्टॉप, सॉफ्टवेयर अपने आप बंद। और फिर जब तीसरा बंदा आएगा तो फिर सॉफ्टवेयर को डबल क्लिक करके ओपन करो। ऐसा करना है या क्या करना चाहते हो? कंटिन्यू ना। तो यहां पर स्क्रीन जो है ना वो आपसे एक क्वेश्चन पूछेगी, इज लास्ट ट्रांजेक्शन, क्या ये लास्ट ट्रांजेक्शन है? 2 बातें होंगी, हाँ ये लास्ट ट्रांजेक्शन, तो बंद कर दे भाई, स्टॉप कर सॉफ्टवेयर को और घर ले। हम कहते हैं नहीं ये लास्ट ट्रांजेक्शन नहीं है। तो भाई जो नेक्स्ट कस्टमर आया है, नेक्स्ट इंपोर्टर आया है, उसका इनपुट डाल, और ये प्रोसेस क्या होगी, रिपीट होगी। नो, 2-3 बातें ध्यान रखने वाली। ये जो एरो मैंने आपके सामने बनाए ये हमेशा सीधे बनेंगे, कर्व नहीं बनाने। कहीं तुम यूं बना दो जैसे अपन डायग्राम में बनाते हैं ना, मैं बनाता हूं ये यहां गया, ऐसे नहीं, सीधा जाएंगे जी। ठीक है। दूसरा, अगर आपको कोई फ्लो किसी बॉक्स में मिलाना है, जैसे कि ये मैंने मिलाया, सीधे का मतलब ये नहीं कि स्केल लेके बैठ जाओ, स्केल भी लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब ये वाला बॉक्स, ये जो एरो आ रहा है, ये एरो, ये मैंने प्रिंट सीडी के बॉक्स पे नहीं मिलाना, कहां मिलाना है, इस फ्लो के बीच में मिलाना है। जो एरो आए ना, फ्लो आए और उसके बीच में, और ये टोपी बन रही है ना, ये दोनों साइड नहीं बना देना। ये जो टोपी है ना, ये दोनों साइड नहीं बनेगी। इस टोपी का मतलब क्या है, ये आपको डायरेक्शन बता रहा है कि अब मुझे कहां जाना है। सपोज करो अगर ये टोपी यहां ऐसे बना देता दोनों साइड, तो इसका मतलब यहां से वहां से एक ही बात है ना, एक बात है। कहता नहीं, समझ में आई बात? थोड़ा थोड़ा समझ में आया, थोड़ा थोड़ा समझ में आया। ये नोट कर लो पहले और फिर आगे चलेंगे। अभी बहुत टिपिकल लगेगा आपको ये चीज, बट सिर्फ आधे घंटे के अंदर अंदर ये सारी चीजें सोल्व हो जाएंगी आपकी। चले आगे। अच्छा, नए नए
क्या हुआ, ये नो से निकलेगा और इनपुट के जस्ट ऊपर बनेगा। क्या एब्रीवेशंस लो, हो गया? कितने बच्चों का रह गया? चलो कर लो कर लो। कर लिया बच्चों? नीचे करूं? एब्रीवेशन लॉजिक, हो गया नोट भाई? एक क्वेश्चन और बनाते हैं जी। नहीं, पौने बारह बजे तक की क्लास है। हाँ हाँ, मैंने बढ़वा दिया टाइम। आप अभी एक क्वेश्चन और करो, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। ए बी सी लिमिटेड बैंक लिमिटेड, ए बी सी बैंक लिमिटेड कंपनी ऑफर्स following scheme on fixed deposits। एबीसी बैंक है, वो ये स्कीम निकाल रहा है फिक्स डिपॉजिट के ऊपर, और स्कीम क्या है? इफ अमाउंट of deposit is more than rupees 10,000, if amount of deposit is more than rupees 10,000 and period of deposit is 3 or more years, 3 or more years, then interest at the rate 9% per annum will be provided। अगर अमाउंट ऑफ डिपॉजिट 10,000 से ज्यादा है और पीरियड ऑफ डिपॉजिट जो है वो 3 साल या 3 साल से ज्यादा है, तो 9% का इंटरेस्ट मिलेगा जी पर एनम का। ओके, सेकंड स्कीम, इफ अमाउंट ऑफ डिपॉजिट is not more than rupees 10,000 and period of deposit is less than 3 years, then interest at the rate 7% per annum will be provided. If amount of deposit is
यहां पर कर लेना, ये नोट हटा देना। इफ सेकंड वाले में इफ अमाउंट ऑफ डिपॉजिट इज मोर देन ₹10,000 एंड पीरियड ऑफ डिपॉजिट इज लेस देन 3 ईयर देन इंटरेस्ट एट द रेट 7% पर एनम विल बी प्रोवाइडेड। ठीक है। तीसरे में आएगा इफ अमाउंट ऑफ डिपॉजिट इज नॉट मोर देन ₹10,000 then interest at the rate 6% per annum will be given या provided irrespective of the period for deposit। क्या समझ में आया कि भाई 10,000 से ज्यादा की अमाउंट जमा करवा रहे हो 3 साल से ज्यादा के लिए, 3 साल या 3 साल से ज्यादा, तो इंटरेस्ट मिलेगा 9%। 10,000 से की ज्यादा अमाउंट है, 10,000 से ज्यादा अमाउंट है और पीरियड जो है वो 3 साल से कम है, तो फिर इंटरेस्ट 7% का मिलेगा। और अगर अमाउंट 10,000 से ज्यादा नहीं है तो भाई तुम चाहे 10 साल के लिए जमा करवा दो, इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 6%। ठीक है। ड्रॉ अ फ्लो चार्ट to compute interest on FD on per annum basis। हर साल कितना इंटरेस्ट बनेगा इसके लिए एक फ्लो चार्ट बना के दिखाओ। ये क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया हुआ है जी, और जो पिछला क्वेश्चन करवाया वो भी एग्जाम में आया हुआ है 6 नंबर के लिए। क्वेश्चन सब में आ गया, चलो लिख लिया। अब आप साथ साथ में बना लेना चाहे नहीं, अगला जो है वो खुद बनाने के लिए दे दूंगा। लो जी सॉल्यूशन पे आ जाए, कम से कम आधा पेज लगेगा, आधा पेज है तो लिखो, नहीं तो अगले पेज पे आ जाना। ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे? स्टार्ट। अच्छा जी, इनपुट गैस करो, इनपुट में क्या क्या ले? अमाउंट ऑफ डिपॉजिट ए लिख लूं, अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, और पीरियड ऑफ डिपॉजिट, पीरियड टर्म, इंटरेस्ट रेट भी डाल दूं, क्यों नहीं? वो तो कंप्यूट करनी है, वो थोड़ी डाल दोगे। अच्छा, ये दो चीजें इनपुट कर दी। सर कस्टमर का नाम भी तो डाले, एड्रेस भी तो, कुछ नहीं भाई, क्वेश्चन में जितना कहा हुआ है ना उतना ही करना है, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना कि कस्टमर का नाम तो पूछ ही लो। उन्होंने क्या कहा है? इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए कहा है, उनको कस्टमर का नाम प्रिंट करने के लिए कहा ही नहीं। अब बताओ जी, पहला क्वेश्चन क्या पूछूं आपके अकॉर्डिंग? इज अमाउंट मोर देन ₹10,000? दो बातें, यस और नो। बताओ यस अजय कितना इंटरेस्ट दे दूं? सर अभी तो रुको, अभी तो पीरियड भी तो पूछो। तो अगला क्वेश्चन क्या होगा? इज पीरियड इज इक्वल टू मोर देन और इक्वल टू। यहां पर गड़बड़ करोगे एग्जाम में। फ्लो चार्ट में तो बॉक्स ही 5 है। अमाउंट वाले में जानते हो जल्दबाजी में हम क्या कर देंगे? इज अमाउंट इज मोर देन और इक्वल टू 10,000, या तो इक्वल टू का निशान यहां लग जाएगा, या फिर यहां पर जल्दबाजी में पीरियड वाले में सिर्फ और सिर्फ क्या लिख देंगे? मोर देन, जबकि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? 3 इयर्स और मोर इयर्स। यहां ध्यान रखना, यहां एक एक नंबर कटेंगे तुम्हारे कि क्वेश्चन में मोर देन पूछा हुआ है या लेस देन पूछा हुआ है। ठीक है। इज पीरियड इज मोर देन और इक्वल टू 3 इयर्स। ठीक है, दो बातें होंगी, यस और नो। बताओ जी, यस पे क्या करूं? कितना इंटरेस्ट बताओ भाई? आई स्टैंड फॉर इंटरेस्ट। कितना? ए इंटू में। यहां भी गड़बड़ करके जाएंगे, कईयों ने 0.9 से मल्टीप्लाई कर दिया होगा जल्दबाजी में, जबकि आएगा क्या? 0.09। 0.9 कितना हो गया? 90%। ऐसा बैंक मुझे बता देना। ठीक है।
अगर ये 3 साल या 3 साल से ज्यादा नहीं है तो नीचे क्वेश्चन पूछूं क्या ये 3 साल से कम है? क्यों नहीं? ऑब्वियस सी बात है सर, अगर वो 3 साल या 3 साल से ज्यादा नहीं है तो 3 साल से कम ही होगा। तो बताओ इंटरेस्ट कितना? ये लो जी, ठीक है। अगर ये 10,000 से ज्यादा नहीं है तो क्वेश्चन पूछो क्या ये 10,000 या 10,000 से कम है, या इट इज ऑब्वियस कि वो 10,000 या 10,000 से कम ही होगी। और उसके बाद क्या करूं? टाइम पूछूं? क्यों नहीं पूछ रहे टाइम? इरिस्पेक्टिव कितना इंटरेस्ट है? 6%। इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट इनटू में 0.06। अब मुझे ये बताओ इन 3 बॉक्स में से किस में से प्रिंट वाली लाइन निकालूं? किसी में से भी निकाल लो सर, मिलना अल्टीमेटली तीनों को सेम जगह है। जो आपको ठीक लगे वहां से निकाल लो। लो सपोज करो यहां से निकाल लेते हैं। लो जी, प्रिंट क्या प्रिंट करूं बताओ? क्वेश्चन में क्या कहा है कंप्यूट करने के लिए? बस प्रिंट आई, जो भी आया है इंटरेस्ट वो आ जाएगा। और ये लाइन यहां से निकाली और यहां पर मिला दी। लो जी, खत्म। उसके बाद क्या करूं? स्टॉप या फिर लास्ट ट्रांजेक्शन? इज लास्ट ट्रांजेक्शन। बताओ जी, मुश्किल था ये? नो पे कहां जाऊं? अच्छा ऊपर बताओ कहां पर लगाऊं एरो? स्टार्ट के बाद? इनपुट के भी बाद लगा दूं? क्यों नहीं? हाँ, जब प्रोसेस रिपीट होगी तो दोबारा भी तो वैल्यू डालनी पड़ेगी ना सर। तो ये एरो आ गया यहां पर। पहले में टाइम ज्यादा लगा, दूसरे फ्लो चार्ट में थोड़ा कम। अगर जैसे जैसे फ्लो चार्ट बढ़ते जाएंगे बिल्कुल कम लगेंगे। बना लो, लिख लो आराम से। इस क्वेश्चन में हार्डली अपने 5 मिनट लगे हैं। एग्जाम में इस तरह के आते हैं क्वेश्चन। हो गया? लास्ट, एक कंपनी है जो कस्टमर्स को होम डिलीवरी की फैसिलिटी देती है जी, कि आप जो भी प्रोडक्ट मेरे से खरीदोगे मैं होम डिलीवरी करवा दूंगा, बट उसके क्या लगेंगे? चार्जेस लगेंगे जी आपके। फ्री होम डिलीवरी नहीं है। ए लिमिटेड कंपनी प्रोवाइड्स goods with home delivery facility, with home delivery facility. A limited company charges the delivery charge on the फॉलोइंग बेस। डिलीवरी चार्जेस किस बेस पे चार्ज करोगे सर? इस बेस पे चार्ज करूंगा। कंपनी ने ना सेल रीजन कोड बना रखे हैं। सेल रीजन कोड, रीजन मतलब एरिया। अब फॉर एग्जांपल कि वो दिल्ली में सेलर रहता है, तो अगर कस्टमर दिल्ली का है तो सेल रीजन कोड है 1। अगर कस्टमर है हरियाणा का तो सेल रीजन कोड 2। अगर कस्टमर राजस्थान का तो सेल रीजन कोड 3। अगर कस्टमर है गुजरात का तो सेल रीजन कोड। जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा ना कोड बढ़ते जाएंगे। समझ में आया? तो इसने क्या कहा हुआ है? इफ सेल रीजन कोड इज 10 और मोर, अगर सेल रीजन कोड 10 या 10 से ज्यादा है, इसका मतलब जगह क्या है? दूर है जी। ठीक है। एंड ऑर्डर वैल्यू और जो आप मुझे ऑर्डर दे रहे हो उसकी वैल्यू इज 10,000 और मोर, मतलब अच्छा खासा बड़ा ऑर्डर आप मुझे दे रहे हो तो मेरा मार्जिन अच्छा है। देन डिलीवरी चार्जेस विल बी
150 रुपीज। तो डिलीवरी चार्जेज होंगे वो 150 रुपीज होंगे जी, ठीक है। इफ सेल रीजन कोड इज 10 और मोर एंड ऑर्डर वैल्यू is less than 10,000, then डिलीवरी चार्जेस, देखो अब माल कम का खरीद रहा है तो मेरा मार्जिन कम हो जाएगा, विल बी ₹250। तो भैया डिलीवरी चार्जेस 250 रुपए हो जाएंगे। क्या चीज, 1 लाख लिख दिया, भावनाओं को समझो। 10,000। इफ सेल रीजन कोड इज लेस देन 10, मतलब जगह आसपास की है, आपके आसपास की जगह है, एंड ऑर्डर वैल्यू इज 10,000 or more, then delivery charges will be ₹100 if sale reason code is less than 10 and order value is not more than, sorry, less than, order value is less than 10,000, then delivery charges will be ₹150, sorry 200। 4 डिलीवरी चार्जेस है, 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए, 250 रुपए, और किस बेस पे लगा रहा है वो भी आपको बता दिया। क्वेश्चन है कि ड्रॉ अ फ्लो चार्ट फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ डिलीवरी चार्जेस। ड्रॉ अ फ्लो चार्ट फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ डिलीवरी चार्जेस। लो जी बनाओ, खुद ट्राई कर रहे हो क्या अभी? चलो मैं करवा देता हूं। हाँ लिख लो, आराम से लिख लो। अच्छा इतने में वो बना ले एब्रीविएशन, SRC सेल रीजन कोड, ऑर्डर वैल्यू OV, या सिर्फ OV लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। डिलीवरी चार्जेस का DC, तो SRC सेल रीजन कोड, ऑर्डर वैल्यू OV और डिलीवरी चार्जेस DC। ये 3 एब्रीविएशन मैं यूज करूंगा जी, ठीक है। कोई ट्राई करना चाहता साथ में करता रहो ट्राई, बाद में मैच कर लेना, जिसको ट्राई करनी है करो। क्वेश्चन नोट हो गया? हो गया? चलो जी
आंसर। सबसे पहले क्या लिखो बच्चों? अरे वाह। उसके बाद बच्चों इनपुट, इनपुट में क्या क्या लूं बताओ? सेल रीजन कोड, ऑर्डर वैल्यू। डिलीवरी चार्जेस भी ले लूं? नो, वो तो कंप्यूट होंगे सर। उसके बाद क्या क्वेश्चन पूछूं बच्चों? इज सेल रीजन कोड इज 10 और 10 मोर देन और इक्वल टू 10। देखो दोनों लिखा हुआ है ना, मोर देन और इक्वल टू। उसके बाद बताओ डिलीवरी चार्जेस कितना लिख दूं? बोलो सर, पहले ऑर्डर वैल्यू तो ले लो। इज ऑर्डर वैल्यू इज मोर देन और इक्वल टू 10,000। जवाब आएंगे दो, यस या नो। यस पे बताओ डिलीवरी चार्जेस कितने? 150। नो पे डिलीवरी चार्जेस कितने? 250। अगर सेल रीजन कोड 10 या 10 से ज्यादा नहीं है, अब बताओ। तो अगला क्वेश्चन एसआरसी लेस देन 10। हाँ क्वेश्चन तो ऑब्वियस है, तो सीधा क्वेश्चन क्या आएगा? ऑर्डर वैल्यू। हाँ एक क्वेश्चन हो रहा है, कौन सा क्वेश्चन? ऑर्डर वैल्यू का। इज ऑर्डर वैल्यू इज मोर देन और इक्वल टू 10,000। जवाब आएंगे दो, यस सर, नो सर। यस पे बताओ डिलीवरी चार्जेस कितने? 100 रुपए, अदरवाइज डिलीवरी चार्जेस 200 रुपए। कहां से निकालू प्रिंट की वायर? कहीं से भी निकाल लो यार, मिलना अल्टीमेटली सबको है। क्या लिखूं? प्रिंट। क्या पूछा था क्वेश्चन में? डीसी और लॉजिक सबको मिला दो यहां पर। एरो जरूर ध्यान रखना, एरो सही लगाना है, ठीक है। इसके बाद स्टॉप? नो सर। क्या? इज लास्ट ट्रांजेक्शन। यस स्टॉप। नो तो दिस इज कॉल्ड लूप। इसे हम क्या कहते हैं? लूप लगना। लूप का मतलब क्या होता है? एक जो चीज बार बार रिपीट होती है, इसे लूप लगाना बोलते हैं। लूप लगा दो। लो जी, फिनिश। पिछले वाले क्वेश्चन से भी कम टाइम लगा होगा, जबकि पिछले वाले क्वेश्चन से कुछ फालतू ही बॉक्स है ना। बस आगे टाइम में ऐसे ही लगेगा, फ्लो चार्ट बनते रहेंगे चुटकियों में। आज के लिए इतना काफी है बच्चों। क्वेश्चन देखने तो तुम्हारे लिए क्या होमवर्क बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपको ट्राई करना है घर जाके। पेज नंबर 13 पे, 2.13 पे क्वेश्चन नंबर 22 है। बस एक ही क्वेश्चन करके आना है आपको।